नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आज हम बात करेंगे दोस्तों एमपीपीएससी। ठीक है, एमपीपीएससी 2014 में पूछे गए दोस्तों सामान्य अध्ययन के कुल 100 प्रश्नों को। ठीक है, जो कि दोस्तों आपकी आगामी एग्ज़ाम एमपीपीएससी 2021 और एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक एक प्रश्न को याद से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि इसका आंसर क्या है, जो कि दोस्तों आपको आगामी एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो एग्ज़ाम पहले भी पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपको रिपीट भी होते हैं। और दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिपीट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आपको यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी आपकी पीएससी और एमपी पुलिस के लिए ये जो मॉडल पेपर है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लगातार आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आते हैं जिससे कि दोस्तों आपकी तैयारी जोर शोर से चले। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों जैसे न्यू वीडियो डले सबसे पहले आपको उसको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों एक एक प्रश्न आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं चार, इनमें से कौन सा वाद जो है वो इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है। ठीक है, सितार, तबला, सारंगी या शहनाई। ठीक है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो इंडोवाद इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है वो है दोस्तों सारंगी। ठीक है, ये ऐसा वाद है जो इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था। ठीक है, आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह कौन है जो सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में शामिल थे। ठीक है ना, तो कौन थे दोस्तों, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन थे वो जिन्होंने सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में जो सम्मिलित थे। वो हैं दोस्तों जयप्रकाश नारायण। ठीक है, कौन थे, जयप्रकाश नारायण जो है वो सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित थे। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। 1951-52 में, 56-57 में, 61-62 में या 66-67 में। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, तो दोस्तों आपको बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो याद रखिएगा ये हुई थी 1951-52 में। ठीक है ना, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी। अब आपको बताना है कि जो पंचतंत्र है वो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों। याद रखिएगा विष्णु शर्मा द्वारा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में। क्या है, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी किसके द्वारा, विष्णु शर्मा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव किस वेद द्वारा हुआ। ठीक है, आपको बताना है कि संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव जो है दोस्तों वो किस वेद के द्वारा हुआ है। किस वेद के द्वारा हुआ है, यजुर्वेद के द्वारा, अथर्ववेद द्वारा, सामवेद द्वारा या ऋग्वेद द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों जो संस्कृत साहित्य का जो प्रादुर्भाव है वो हुआ है दोस्तों ऋग्वेद के द्वारा। ठीक है ना, याद रखिएगा ऋग्वेद आपका आंसर हो जाएगा। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है। सभी को पता है दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि महाकुंभ जो है वो प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा 12 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन सा है जो चार धाम में सम्मिलित स्थान नहीं है। पुरी, द्वारिका, मानसरोवर या रामेश्वर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, पुरी भी आपके चार धाम में सम्मिलित है, द्वारिका भी चार धाम में सम्मिलित है और रामेश्वर भी चार धाम में सम्मिलित है। ठीक है, केवल जो मानसरोवर है दोस्तों वो चार धाम में सम्मिलित स्थान नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध है, आपको बताना है कि बटरफ्लाई स्ट्रोक का जो संबंध है वो किससे है, तैराकी से, मुक्केबाजी से, कुश्ती से या कबड्डी से। तो दोस्तों बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है ना वो तैराकी से संबंधित है। ठीक है ना, किससे संबंधित है, तैराकी से संबंधित है, याद रखिएगा। किस देश ने हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप खिताब तीसरी बार जीता। ठीक है, आपको बताना है कि किस देश ने हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप तीसरी बार जीता था।
ठीक है। तो ये जीता था किसने दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप तीसरी बार जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? अब आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से कौन सा, ठीक है, कौन सा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कालीबंगा, रोपण, पाटलिपुत्र या लोथल। सभी को पता है दोस्तों, कालीबंगा, लोथल और रोपण ये तीनों ही आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। ठीक है, केवल जो पाटलिपुत्र है वो इससे संबंधित स्थल नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है ना। खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? आपको बताना है खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। 12 खिलाड़ी होते हैं खो खो में एक टीम में। ठीक है ना। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एशियन गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में भारत की किस महिला ने पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया था? ठीक है, आपको बताना है कि एशियन गेम में 400 मीटर की दौड़ में भारत की किस महिला ने पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया था? तो वो थी दोस्तों कमलजीत सिंधु ने। ठीक है ना, याद रखिएगा। शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग या कितने खाने होते हैं? आपको बताना दोस्तों कि शतरंज के बोर्ड में टोटल कितने वर्ग होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, जो शतरंज रहता है, ठीक है ना, उसमें टोटल होते हैं इधर 8 और इधर 8। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? 64। ठीक है ना, कुल 64 खाने या वर्ग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? सभी को पता है दोस्तों, देखिए स्कीइंग, तीरंदाजी, साइकिलिंग ये तीनों ही आपके ओलंपिक में संबंधित खेल है। ठीक है, जो क्रिकेट है ये ओलंपिक में सम्मिलित खेल नहीं है। ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र प्रकार है कोटा, तनुज, खद्दर या चंदेरी। ठीक है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध वस्त्र का जो प्रकार है वो है चंदेरी। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहते हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहा जाता है। सभी को पता होना चाहिए, सिंगरौली को कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से सिंगरौली प्रसिद्ध है। ठीक है। क्रिकेट की एक गेंद का वजन होता है, अब आपको बताना है दोस्तों कि क्रिकेट की एक गेंद का वजन कितना होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो ये क्वेश्चन को तो दोस्तों रट के जाइएगा क्योंकि पूछ लिया जाता है आपको एग्जाम में। काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है बट काफ़ी टाइम आपको याद नहीं होता। ठीक है, तो 159.5 ग्राम से 163 ग्राम तक एक क्रिकेट बॉल जो होती है उसका वजन होता है। ठीक है। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, पीटी ऊषा। ठीक है, इनके द्वारा गोल्डन गर्ल पुस्तक लिखी गई है। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? सभी को पता है दोस्तों कि जो उज्जैन शहर है वो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए जो उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर भी होगा वो शिप्रा नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? वो है आपका चचाई जलप्रपात। ठीक है, याद रख के जाइएगा एग्जाम में, अगर मध्य प्रदेश का आपको सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए तो आप चचाई जलप्रपात में आंसर लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी जो कि सागर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, कि स्थापना वर्ष क्या है? तो दोस्तों सागर यूनिवर्सिटी जो कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी दोस्तों सागर में, उसकी जो स्थापना है वो 1946 में हुई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। खजुराहो के मंदिर किस जिले में स्थित है? आपको पूछा जाता है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध जो खजुराहो के मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, छतरपुर में। ठीक है, और इसका पूछ लिया जाता है कि निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, चंदेल वंश के शासकों द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया गया था और ये छतरपुर जिले में स्थित है। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की नहीं है? भोजपुरी, ब्रजभाषा, मालवी, निमाड़ी। ठीक है, सभी को पता है दोस्तों, देखिए ब्रजभाषा भी मध्य प्रदेश में बोली जाती है, मालवी भी और निमाड़ी भी। केवल भोजपुरी जो है वो मध्य प्रदेश की बोली के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है। भीम बैठका की गुफाएं कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भीम बैठका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपकी रायसेन में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा।
महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? समाधि और मकबरे से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। अगर आपको पूछा जाए कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि। तानसेन का मूल नाम क्या था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तानसेन का मूल नाम याद रखिएगा दोस्तों, रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे जो है इनका मुख्य नाम था तानसेन का। देवास प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का जो देवास है वो किस लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि दोस्तों ये करेंसी नोट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। क्या? देवास। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इसलिए एग्जाम में आता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ दोस्तों। आपने अगर पहले एग्जाम दिया है तो आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? गोंड। ठीक है, कौन सी है? गोंड जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा से उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, पहले देखिए दोस्तों, अभी तो ऑनलाइन एग्जाम होने लगी है। पहले जो ऑफलाइन एग्जाम होती थी उसमें आपको एक OMR सीट दी जाती थी। ठीक है, जिसमें आप लोग आंसर के सामने उसको डॉट मतलब ब्लैक करके, ठीक है ना, आंसर को जिस नंबर का जो आपका राइट रहता था उसमें आप उसको उस गोले को, ठीक है ना, ब्लैक करते थे और वही आपका OMR सीट से स्कैन होता था और आपके सही आंसर की जांच होती थी। ठीक है ना, तो दोस्तों किसका यूज़ किया जाता था जांचने के लिए? OMR सीट का। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? ठीक है, आपको बताना है WWW। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक हैं दोस्तों याद रखिएगा कौन है? टिम बर्नर्स ली। ठीक है, कौन है? टिम बर्नर्स ली जो हैं वो WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक माने जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पूछा गया है कि विधानसभा की सीटों की संख्या, तो आपको याद रखना है 230 है। ठीक है, मध्य प्रदेश के विधानसभा की सीटें 230 हैं। इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई? ठीक है, अब आपको बताना है कि इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों देखिए, आपको 1955 तो याद रखना ही है, परंतु आपको डेट भी याद रखना है। तो डेट है आपकी 22 मई। ठीक है, 22 मई 1955 को इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, जंक ईमेल को किस नाम से जाना जाता है? अब आपको बताना है कि जंक ईमेल जो रहते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इन्हें स्पैम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्पैम के नाम से जाना जाता है जंक ईमेल को। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? ठीक है, आपको बताना है कि जो एक डिजिटल घड़ी होती है ना उसमें किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो जब भी कोई डिजिटल घड़ी होती है दोस्तों उसमें एक एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा कौन सा कंप्यूटर हो सकता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या एक्सेल। सभी को पता है दोस्तों कि देखिए माउस को भी हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, प्रिंटर को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मॉनिटर को भी दे सकते हैं और छू सकते हैं। ये सामान्य भाषा में परिभाषा होती है कि जिसे हम देख और छू सकते हैं वो आपका हार्डवेयर होता है। ठीक है, देखिए एक्सेल जो है वो जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेल जो है वो एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, बाकी तीनों आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट है। ठीक है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है? दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा विद्रोह है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है। ठीक है, तो वो विद्रोह दोस्तों याद रख के जाइएगा, एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आएगा। सन्यासी विद्रोह है। ठीक है, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। मेन्यू में किसकी सूची होती है? अब आपको बताना दोस्तों कि मेन्यू में किसकी सूची होती है। ठीक है, तो दोस्तों किसकी सूची होती है मेन्यू में? कमांडो की। ठीक है, मेन्यू में कमांड्स की सूची होती है, याद रखिएगा। ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, आपने एग्जाम दिया है पहले तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है।
तो दोस्तों ईमेल के दो जो पते, ईमेल पते के जो दो भाग होते हैं ना, वो होता है दोस्तों, एक प्रयोगकर्ता का नाम होता है और एक डोमेन नेम होता है। ठीक है ना, एक प्रयोगकर्ता का नाम और दूसरा डोमेन नेम, ईमेल पते के दो भाग होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? अब आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे दोस्तों? याद रखिएगा, वो किन के समकालीन थे? जहांगीर के। ठीक है, भक्त तुकाराम मुगल मतलब जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के समकालीन थे। याद रख के जाइएगा एग्जाम में। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों बार बार। ठीक है, तो दोस्तों जिस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, वो मुगल सम्राट है दोस्तों जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में ही, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। एग्जाम में रट लीजिएगा। निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? ठीक है, तो दोस्तों वो कौन सा वेद है? अथर्ववेद। ठीक है ना, याद रखिएगा, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का आपको वर्णन मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, अथर्ववेद। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है? ठीक है, आपको अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। हम आपके लिए संविधान के वीडियो भी लेकर आएंगे, जिसमें दोस्तों आपको संविधान से रिलेटेड जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उन सभी को हम एक ही मॉडल पेपर में आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, अगर एक नहीं होगा दोस्तों तो हम उसके 2-3 पार्ट बना देंगे, पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा संविधान का। ठीक है, चलिए अभी तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे होता है। अनुच्छेद 17 का संबंध जो है दोस्तों वो है अस्पृश्यता उन्मूलन से। ठीक है, याद रखिएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 17। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? ठीक है, आपको बताना है फेबियन आंदोलन जो था दोस्तों उसका प्रस्तावक कौन था। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है ना, आपको बताना है कौन था। तो दोस्तों जिनके प्रस्तावक थे वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, फेबियन आंदोलन के जो प्रस्तावक थे वो कौन थी? एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से कौन वह क्षेत्र है जो 1857 ईस्वी विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? ठीक है, वो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जो 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं हुआ था? वो है दोस्तों आपका चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ का जो क्षेत्र है वो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था ना, उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। बाकी झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ ये तीनों ही प्रभावित क्षेत्र थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएन द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि यूएन द्वारा, ठीक है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? सन 1975 को मनाया जाता है यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा 1975। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ देने के बाद किस दल की स्थापना की गई थी? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो जब सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ठीक है, 1939 में जब वो कांग्रेस छोड़ दिए तो दोस्तों उन्होंने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है ना, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? ठीक है, आपको बताना है कि वे कौन से प्रथम नेता थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको आंसर लिख के आना है दोस्तों। ठीक है, एन.एम. लोखंडी। कौन थे दोस्तों? एन.एम. लोखंडी ने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। आपको बताना है कि विश्वास बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है, नैतिकता बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है, या कार्य बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों जो अधिकार है, ठीक है, अधिकार जो होता है वो बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकार। ठीक है, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों।
वर्ल्ड ऑफ ऑल राइट्स के पुस्तक हैं। देखिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इसलिए क्योंकि देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं और ये पुस्तक तो दोस्तों आपको पूछी ही जाती है। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल भी इसको आपको मिस नहीं करना है। वर्ल्ड ऑफ ऑल राइट्स, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ ऑल राइट्स के जो पुस्तक के लेखक के हैं वो हैं दोस्तों सोली जे सौरभ जी। ठीक है, सोली जे सौरभ जी जो हैं वर्ल्ड ऑफ ऑल राइट्स पुस्तक के लेखक हैं। द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है दोस्तों, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, PIL क्या है? PIL क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। तो दोस्तों PIL का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, याद रखिएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। ICCPR के अनुच्छेद, ठीक है, ICCPR के अनुच्छेद किसके द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 24 के द्वारा। ठीक है, ICCP के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। याद रख के जाइएगा एग्जाम में। अपार्थिव है लिंग भेद से संबंधित व्यवस्था, आयु वर्ग से संबंधित व्यवस्था, दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित संस्थागत प्रजाति पृथकता की व्यवस्था या जाति पर आधारित व्यवस्था। तो दोस्तों अपार्थिव जो है ना, वो दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित संस्थागत प्रजातीय पृथकता की एक व्यवस्था है। ठीक है, अपार्थिव अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रख के जाइएगा। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अब आपको बताना है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको PSC में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, कुल 30 अनुच्छेद हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट्स में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे 55 क्वेश्चन की ओर। 55 नंबर, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है कि अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है वो किस स्थान पर होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है देवप्रयाग में। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है वो देवप्रयाग में होता है। ठीक है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम बताना है आपको। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है तो याद रख के जाएगा एग्जाम में, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है या ये उसका दूसरा नाम है। महान हिम युग का संबंध किससे है? ठीक है, आपको बताना है कि महान हिम युग का संबंध किससे है। तो ये है दोस्तों आपका प्लिस्टोसिन से। ठीक है, महान हिम युग का जो संबंध है वो प्लिस्टोसिन से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई, आपको बताना दोस्तों, मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? अरबी भाषा से। सभी को पता दोस्तों, अरबी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, एक बार नहीं बार बार, याद रखिएगा, अरबी भाषा से उत्पत्ति हुई है मानसून शब्द की। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। निम्न में से भारत का छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश सभी को पता है दोस्तों, बिल्कुल लक्षद्वीप। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है दोस्तों कि लक्षद्वीप जो है वो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है तो आपको आंसर में लगाना है बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। ठीक है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको। प्राकृतिक आपदा हासीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन देखिए PSC लेवल के हैं तो आपको थोड़े से इनको याद रखना होगा। ठीक है ना, पढ़ के जाना होगा। हो सकता है कहीं से बहुत से क्वेश्चन यहाँ होंगे जो आप पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी के लिए हमने ये मॉडल पेपर लेकर आया आपके लिए, ताकि आपको दोस्तों इसका लेवल पता चल सके और आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए आपको बताना है कि प्राकृतिक आपदा हासीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 1991 और से लेकर 2000 तक। ठीक है, 1991 से 2000 तक का जो समय है इसे अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है प्राकृतिक आपदा हासीकरण का। ठीक है, 91 से 2000। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों पर्यावरण
सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। किस नाम से? छाता विधान। आप लोग पर्यावरण विधान ना लगा के आइएगा, छाता विधान इसका सही आंसर है। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? सभी को पता है दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग का जो संबंध है वो मुख्यतः बिहार से है, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग का जो संबंध है वो बिहार से है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? ठीक है, देखिए सभी को पता है कि 1950 को हुआ है, ठीक है। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी तारीख क्या है, ठीक है। आपको तिथि भी पता होना चाहिए, डेट भी पता होना चाहिए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है वो कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950। नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है? ठीक है, नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित दोस्तों? ओणम से। किस, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है तो आपको सीधा आंसर लगाना है ओणम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ने केरल के माध्यम से किस क्षेत्र में साझेदारी करने की इच्छा व्यक्त की है? ठीक है, आपको बताना है यूनाइटेड किंगडम ने केरल के साथ किस क्षेत्र में साझेदारी करने की इच्छा व्यक्त की थी? वो की थी दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में। भारत में जोडो परियोजना संबंधित है, ठीक है, सॉरी, प्रधानमंत्री भारत जोडो परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है? संचार से, नदियों के जुड़ाव से, सामाजिक एकीकरण से या राजमार्गों के विकास से? तो दोस्तों प्रधानमंत्री भारत जोडो जो परियोजना है वो राजमार्गों के विकास से संबंधित परियोजना है, ठीक है। प्रधानमंत्री भारत जोडो, ठीक है, याद रखिएगा। नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए नेमसेक पुस्तक के लेखक तो आपको सीधा आंसर लगाना है झुंपा लाहिड़ी में, ठीक है। झुंपा लाहिड़ी आपको आंसर करके आना है। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? ठीक है, आपको बताना है इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है। आग बंद करके बिल्कुल आंसर लगाइएगा दोस्तों, एडवर्ड जेनर, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग सभी को इसका आंसर पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जो आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए दोस्तों, आसियान के सदस्य में यहाँ पर वियतनाम भी है, थाईलैंड भी है और इंडोनेशिया भी है। सिर्फ दक्षिण कोरिया जो है, ठीक है, साउथ कोरिया जो है दोस्तों, वो आसियान के जो आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक है, दक्षिण कोरिया। किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया? ठीक है, किस देश ने किया था दोस्तों? अमेरिका ने, ठीक है। 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया था अमेरिका ने। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? ठीक है, आपको बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। सभी को पता है दोस्तों कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984, ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? ये भी दोस्तों अगर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के जो लेखक हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है, याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। आपको बताना है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार से जो एकाधिकार था वो समाप्त किया था। याद रखे जाएगा एग्जाम में बिल्कुल, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर से एकाधिकार समाप्त कर दिया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? सभी को पता है दोस्तों, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो सीधा आपको आंसर लगाना है लाला हरदयाल पर। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है, आपको बताना है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है ना। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है दोस्तों कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, वो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका सेकंड नंबर जो है ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका आंसर हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, देखिए आपको ये तो पता है कि 1761 में लड़ा गया था, पर इसका डेट भी आपको पता होना चाहिए। तो वो डेट है दोस्तों आपकी, देखिए यहाँ 2 डेट दी हुई है आपको 1761 से रिलेटेड। अगर आप ये लगा के आते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था,
ठीक है, अब आपको डेट भी याद रखना है, 14 जनवरी 1761। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना है कि आज़ाद हिंद फौज का जो प्रधान कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? रंगून में। कहाँ पर स्थित है? रंगून में स्थित है। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बंदरगाह नहीं है? ठीक है, देखिए, कांडला बंदरगाह, मंगलौर बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, ये तीनों ही आपके बंदरगाह हैं। ठीक है, जो बेंगलोर है वो एक बंदरगाह नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। ठीक है, बाकी आपको याद रखना है, कोचीन भी एक बंदरगाह है, मंगलौर भी एक बंदरगाह है और कांडला भी एक बंदरगाह है। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में हुई विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था? एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, आपको कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1894। ठीक है, 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था शिकागो में जो हुआ था। ठीक है ना, किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, याद रखिएगा। भारत किस देश के साथ सबसे अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साझा करता है? अब आपको बताना है कि भारत देश की सबसे अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है भारत? ठीक है, तो किसके साथ करता है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ करता है सबसे अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साझा। ठीक है, भागीरथी नदी का उद्भव होता है। ठीक है, आपको बताना है भागीरथी नदी का उद्भव होता है कहाँ से दोस्तों? गौमुख से। कहाँ से होता है? गौमुख से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, गौमुख आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है? ठीक है, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों वो भारत में कोलकाता में स्थित है। ठीक है, भारत के कोलकाता में स्थित है नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। शिवालिक हिल्स निम्न में से किसका भाग है? ठीक है, जो शिवालिक हिल्स है ना वो किसका एक भाग है दोस्तों? याद रखिएगा, हिमालय का भाग है एक। ठीक है, हिमालय का एक भाग है शिवालिक हिल्स। नंदा देवी चोटी स्थित है। आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि नंदा देवी चोटी जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? किस प्रदेश में? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है आपकी नंदा देवी चोटी, याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होना चाहिए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? NH7। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा NH7। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? ठीक है, आपको बताना है निर्वनीकरण का जो प्रभाव कौन सा नहीं है? पर्वतीय क्षेत्रों में जल स्रोतों की सूखना, जैव विविधता की हानि, नगरीकरण या मृदा अपरदन। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो निर्वनीकरण का जो प्रभाव के अंतर्गत नहीं आएगा वो है दोस्तों मृदा अपरदन। ठीक है, बाकी तीनों ही आपके निर्वनीकरण के प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर वो नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। दोनों ही दोस्तों डेल्टा प्रमुख रूप से नहीं बनाती है। ठीक है, पर आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको एक नदी याद रखना है कोई भी। ठीक है ना, अब चलिए आगे, मतलब दोनों ही याद रखना है आपको, और अगर एग्जाम में अगर आपको इनमें से कोई ऑप्शन मिले तो आपको उसी को सही करना है। ठीक है, निदेशक तत्व क्या है? वाद योग्य, अवाद योग्य, कठोर या लचीले? तो दोस्तों निदेशक तत्व जो हैं वो वाद योग्य होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ठीक है, आपको बताना है कि केंद्र में कौन सा एक्ट है जो द्विसदनीय विधायिका लाया था। तो वह है दोस्तों 1919 का एक्ट। ठीक है, 1919 एक्ट जो है वो सदन में द्विसदनीय विधायक जो है वो लाया था। रबी की फसलों को बोया जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि रबी की फसलों को कब बोया जाता है दोस्तों? देखिए, अक्टूबर से नवंबर तक रबी की फसलों को बोया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? काफी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, सभी को रटा हुआ होना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का संशोधन लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार भी दोस्तों वाद योग्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
विटीकल्चर किसे कहते हैं? वनों के संरक्षण को, अंगूर के उत्पादन को, कृषि का आदिम प्रकार को, या गन्नों के उत्पादन को? दोस्तों विटीकल्चर जो है वो अंगूर के उत्पादन को कहा जाता है। क्या? विटीकल्चर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार पर सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो वो है दोस्तों आपका व्यापारी वर्ग। ठीक है ना, याद रखिएगा, व्यापारी वर्ग जो है वो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार पर सम्मिलित नहीं है। हेड गेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी? ठीक है, आपको बताना है हेड गेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी दोस्तों? कब की थी? 1925 में। ठीक है ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना है कब हुई थी स्थापना? 1925 में। निम्न में से विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादक तथा उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है? ठीक है, तो वो कौन सा देश है दोस्तों? भारत देश। ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेशनल प्लानिंग कमेटी गठन अगर आपको पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू आपको आंसर लगाना है। निम्न में से कौन सा नवरत्न में शामिल है? ठीक है, आपको बताना है कि नवरत्न कंपनी में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी है जो शामिल है? तो वो है दोस्तों आपकी बेल। भेल नहीं, आपको बेल याद रखना है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो नवरत्न कंपनियों में शामिल है। ठीक है, काफ़ी लोग भेल और बेल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भारत के संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत है? तो वह है दोस्तों चीन। ठीक है, जो कि भारत के संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत है चीन। ठीक है, ये थे दोस्तों आपको एमपीपीएससी में पूछे गए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।